जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस चैनल पर। तो आप लोग देखिए साथियों, मैं आप लोग को कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप जाइएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी अब सारी क्लास होगी वो उसकी सारी फ्री पीडीएफ आपको वहां पे उपलब्ध होगी। आप वहां से जाकर जो है उस लेक्चर को उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को भी आप लोग को हमेशा इंफॉर्मेशन मतलब मिलता रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, तो आज जो मैं आपके लिए प्रश्न लाया है क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के क्वेश्चन लाए हैं। और इसमें जो हम लोग आज की लेक्चर में जो प्रश्न करेंगे वह अधिकतर जो प्रश्न होंगे खेलकूद से संबंधित होंगे, और उसके बाद जो बिहार के जो प्रश्न है इसके भी प्रश्न मिलेंगे, खेलकूद के भी प्रश्न होंगे और बिहार की प्रश्न भी होंगे। तो आप लोग के लिए ये जो लेक्चर है आज की, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहला। तो यहाँ पे जो प्रश्न पहला है कि सुल्तान अजलान शाह कप, ये जो थे किस खेल से संबंधित थे। सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, इसके बाद हॉकी, टेबल टेनिस की गोल्फ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही होगा, हॉकी। जो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। ये जो है एक जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। एक हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं एक प्रतियोगिता हुआ था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। और इसकी जो शुरुआत हुआ था ये भी याद करना है कि इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो इसकी जो शुरुआत हुआ था 1983 में इसकी शुरुआत हुआ था। और ये कौन से देश में हुआ था, कौन से देश में हुआ था, तो ये मलेशिया देश में हुआ था। ओके, ये मलेशिया देश में हुआ था। और जो 9वें राजा थे, 9वें राजा कौन, सुल्तान अजलान शाह कप के नाम पर ही इसका नाम दिया गया था। ओके, तो हॉकी जो है यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या दूसरा। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था, कौन से देश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक पूरा किया था। बांग्लादेश के खिलाफ, कि श्रीलंका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कि पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल तरीका से सही हो रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ। कब, तो 2012, इस चीज को भी याद रखना होगा। 2012 में सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जो है वह 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे। और इसके बाद जो उस समय भारत जो था वह 5 विकेट से भी हार गया था। उस समय जो सचिन तेंदुलकर ने अपना शतक लगाया था तो उस समय भारत जो था वह 5 विकेट से भी हार गया था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे जो 3 प्रश्न है कि एग्रीकल्चर शॉट ये जो किस खेल से संबंधित है। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ की पोलो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, क्रिकेट से संबंधित है। एग्रीकल्चर शॉट आप लोग जरूर याद करिएगा, और जो भी हम बताते हैं आपको अच्छे से बताते हैं। तो एग्रीकल्चर शॉट किससे संबंधित है दोस्तों, तो एग्रीकल्चर शॉट जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या चौथा। चौथा जो प्रश्न है कि द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट ये किसकी जीवनी है। पुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, पुलेला गोपीचंद। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, पुलेला गोपीचंद। ये जो थे भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी थे, बैडमिंटन खिलाड़ी थे कौन, तो पुलेला गोपीचंद। ठीक है, तो आप लोग याद करिएगा, इनकी ही यह जीवनी है, कृति है, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। इस चीज को जरूर आप लोग ध्यान करिएगा। आगे देखिए प्रश्न 5 पे आते हैं। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा। कनाडा में होगा, कि इंग्लैंड में,
कि ऑस्ट्रेलिया में कि भारत में। ये तो पिछले साल का प्रश्न है, 2018 की बात किया है, तो हो सकता है कभी कभार पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे आंसर बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन कहाँ पे होगा, तो ऑस्ट्रेलिया शहर में, ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। ठीक है, और तो इसमें कुछ जानकारी उतना हम नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि इससे ये जो प्रश्न आ गया है, ये इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 प्रश्न बहुत अच्छा है। 6 जो प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। मेजर ध्यानचंद्र, के डी जाधव, इसके बाद मिल्खा सिंह, और डी में दिया है हरिश्चंद्र ब्रिजदार। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, के डी जाधव। के डी जाधव, के डी जाधव ने 1952 में, कब, तो 1952 के समर ओलंपिक समर ओलंपिक में रेसलिंग पद से इसको जीता था। रेसलिंग पदक, जो रेस वाला जो होता है उसमें इसको अपना जो है पदक जो है अपना हासिल किए थे। तो वहीं यहाँ पे प्रश्न में भी आ गया है कि स्वतंत्र भारत के लिए वह व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था, तो के डी जाधव ने जीता था। कब, तो 1952 में। ओके, आगे देखिए प्रश्न 7 नंबर। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कर रहा है कि ओलंपिक चिन्ह जो है इसका मुख्य अर्थ क्या होता है। ओलंपिक चिन्ह का मुख्य अर्थ क्या होता है, खेलने की ललक होता है, कि चैलेंज होता है, कि निरंतरता होता है, कि अखंडता होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, निरंतरता। निरंतरता के मतलब होता है लगातार, निरंतर चलने वाला। तो यही चीज है ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है, तो निरंतर चलने वाला। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये प्रश्न 8 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया गया है, पहला खेल का नाम है, निम्नलिखित खेलों पर ध्यान दीजिए। बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ और टेबल टेनिस, 4 खेल हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन से खेल सिंगापुर ओपन में खेला जाता है, सिंगापुर ओपन में होते हैं। केवल एक दो, सी में कह रहा है 1 2 3, और डी कह रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बहुत यहाँ पे सही हो रहा है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि सिंगापुर जो ओपन खेल है यहाँ पे बैडमिंटन को भी खेला जाता है, बॉलिंग को भी खेला जाता है, गोल्फ को भी खेला जाता है, और टेबल टेनिस को भी खेला जाता है। तो ये चारों खेल जो है सिंगापुर ओपन में खेले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चारों विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न आते हैं 9 नंबर। यहाँ पे जो प्रश्न 9 है कि डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है, कौन सा है, तो हाफ मैन कप, फेड कप, BMW टूर्नामेंट और मिल रोज ओपन, कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है, फेड कप। डेविस कप की तरह जो महिलाओं का टूर्नामेंट है वह कौन सा है, फेड कप है, क्योंकि जो फेड कप है ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित महिलाओं का टूर्नामेंट है। किसके द्वारा आयोजित है, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन के द्वारा। इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे ITF द्वारा जो आयोजित पुरुषों का जो टूर्नामेंट है वह है डेविस कप है। ITF द्वारा जो पुरुषों का जो टूर्नामेंट है वह कौन सा कप है, तो वह कौन सा कप है, तो डेविस कप है। अब महिलाओं का फेड कप है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10 जो प्रश्न है कि वाली, स्मैश, सर्विस, ये तीनों जो शब्द हैं, वाली, इसके बाद दूसरा स्मैश और तीसरा सर्विस, ये शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से है, वॉलीबॉल से है, कि हैंडबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, लॉन टेनिस से संबंधित है। ये जो तीनों खेल हैं, बॉली, स्मैश और सर्विस जो है, ये तीनों खेल जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 11 जो यहाँ पे प्रश्न है कि सैंडी स्टार्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। सैंडी स्टार्म जो है
ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? दिलीप वेंगसरकर, मोहिंद्र अमरनाथ, संदीप पाटिल और राजर बिन्नी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखना है कौन सा सही हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है, संदीप पाटिल। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, संदीप पाटिल। सैंडी स्टार्म जो है ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो संदीप पाटिल की आत्मकथा है। और ये संदीप जो पाटिल है ये भारत के पूर्व क्रिकेटर भी है, भारत के ये पूर्व क्रिकेटर भी है, इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व बीसीसीआई के भी अध्यक्ष है, पूर्व क्रिकेटर और ये पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और इसकी आत्मकथा कौन सी है? तो सैंडी स्टार में है। आगे देखिए प्रश्न 12 जो प्रश्न है कि एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, कि टेबल टेनिस से, कि चेस से, कि हॉकी से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है, चेस से संबंधित है। एस विजय लक्ष्मी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये चेस मतलब जिसको हम शतरंज कहते हैं, इंग्लिश दिया गया है, यहाँ पे याद रखना होगा, शतरंज से संबंधित है। ओके, ये भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर भी है। भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन सा है? तो एस विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, 13 प्रश्नों को देखिए। 13 जो प्रश्न है कि राजस्थान में अन्नपूर्ण दूध योजना कब शुरू की गई थी? राजस्थान में अन्नपूर्ण दूध योजना की शुरुआत कब की गई थी? 26 जनवरी 2018, 30 अप्रैल 2018, 2 जुलाई 2018 कि 15 अगस्त 2018? तो यहाँ पे 2 जुलाई 2018 2 जुलाई 2018 राजस्थान सरकार ने 2 जुलाई 2018 में इसकी शुरुआत की थी। किसकी? अन्नपूर्ण दूध योजना की शुरुआत की थी। और इसमें इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था कि कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 150 ml जो है दूध दिया जाएगा। और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 200 ml जो है दूध दिया जाएगा। वह सप्ताह में केवल कितना दिन दिया जाएगा? तो सप्ताह में केवल 3 दिन ही इसको इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 14 जो यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा खिलाड़ी है जिसका संबंध निशानेबाजी से है? SN यादव, मसूद वलीम, अशोक कुमार और सुरेश गोयल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बहुत सही हो रहा है, मसूद वलीम। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, मसूद वलीम जो है ये उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिनका संबंध जो है निशानेबाजी से रिलेटेड है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 15। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है 15। यहाँ पे प्रश्न आया है कि देखिए यहाँ पे के विनाश के कारण पूछा गया। तो यहाँ पे होना चाहिए बख्तियार खिलजी, यहाँ पे होना चाहिए बख्तियार खिलजी। इनके विनाश के कारण क्या थे? इनके विनाश के कारण क्या थे? तो मुसलमान थे, मुगल थे, सिथियंस थे, कुश्तार थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, बख्तियार खिलजी के जो विनाश के कारण थे वह मुसलमान थे। क्यों? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था और उसमें परंतु सबसे विनाशकारी जो आक्रमण हुआ था वह हुआ था 1193 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1193 में हुआ था। और बख्तियार खिलजी के द्वारा सबसे प्राचीन जो है नालंदा विश्वविद्यालय है इसको जलाकर नष्ट कर दिया गया था, नष्ट हो गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। 16 प्रश्नों को देखिए। 16 जो प्रश्न है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? पीटर मुंडी था, बिशप हीबर था, जॉन मार्शल था कि रॉल्फ पिच था? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, रॉल्फ पिच। ये जो था ये पहला अंग्रेज था और 1585 से 87 ईस्वी में ये जो है भारत आया था। कहाँ पे आया था? तो ये भारत आया था 1585 से 1587 ईस्वी के बीच। और इसके अलावा बिहार आने वाले जो विदेशी यात्री थे उनमें से जो नाम है उनका एडवर्ड टेरी थे। इसके बाद जो थे मैनरिक भी थे यहाँ पे। इसके बाद कह सकते हैं जॉन मार्शल भी थे, ये भी बिहार आए थे। ये सारे जो है विदेश यात्री हैं। पाटर मोडी भी थे।
तो ये सारे विदेश यात्री हैं, तो डी ऑप्शन सही हो रहा है। 17 जो प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, जो अंतिम मौर्य सम्राट थे वह कौन थे, तो आप चित्र के माध्यम से देख लिए होंगे और इसका उत्तर भी आपके ध्यान में चला गया होगा। तो अवंती वर्मा, वृद्धरथ, नंदीवर्धन और जालौक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वह वृद्धरथ था। इन्होंने 187 से 180 ईसा पूर्व, 187 से 180 ईसा पूर्व तक अपना शासन किए थे। और इनके सेनापति कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। 18 प्रश्नों को देखिए। 18 जो प्रश्न है कि गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किए थे, गुप्त सम्राट वह कौन था जिसने हुणों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त, यहाँ पे स्कंदगुप्त होना चाहिए, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जो थे जिसने हुणों को पराजित किया था वह कौन थे, तो स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त ने 466 ईसा पूर्व हुणों को पराजित किया था। और गुप्त वंश का जो अंतिम प्रतापी सम्राट हुए थे उनका कौन सा नाम था, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त अंतिम प्रतापी सम्राट, इस चीज को ध्यान रखना होगा। अंतिम प्रतापी सम्राट कौन थे, तो स्कंदगुप्त थे। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 19 नंबर प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया 19 जो प्रश्न है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे, सम्राट अशोक के पिता कौन थे, बिंबिसार थे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे कि वृद्धरथ थे, कि ऑप्शन डी का है कि बिंदुसार थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। आप देख सकते हैं ये बिंदुसार है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो सम्राट अशोक के पिता जो थे बिंदुसार थे। ओके, और बिंदुसार है ये मौर्य राजवंश के राजा थे। मौर्य राजवंश के राजा कौन थे, तो ये बिंदुसार थे। ओके, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के भी पुत्र थे। इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। 20 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 20 प्रश्न कह रहा है कि खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि, मजदूरी, नौकरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो खौर जनजाति का बात किया है तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जो खौर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय माना जाता है वह है कृषि। ये कहाँ पे खौर जनजाति पाई जाती है, तो शाहाबाद जिले में, शाहाबाद जो जिला है बिहार के शाहाबाद जिले में ये जो खौर जनजाति है ये पाई जाती है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। 21 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न जो 21 है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, बिहार का कौन सा जिला है जहां पे अनुसूचित जनजाति महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो पूर्णिया, जमुई, भागलपुर की बांका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। पूर्णिया जो जिला है यहाँ पे महिलाओं की संख्या जो है सर्वाधिक मानी जाती है। अगर यहाँ पे सन भी डाल देगा कि 2011 के अनुसार, साथियों बताइए यही चीज, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की संख्या जो है कौन से जिले में सर्वाधिक थी, तो आपको उस समय जो 2011 पूछ देगा तो आपको याद रखना होगा गोपालगंज। गोपालगंज जिले में 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं थी। 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं थी 2011 के अनुसार। ओके, आगे देखिए प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार में 2001 की जनगणना से अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, तो 1,23,63,436, 13,48,608, 12,48,608 के इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 13,48,608 2001 की जनगणना के अनुसार उस समय जो अनुसूचित जातियों की संख्या थी वह थी 13,48,06,008। इसके बाद देखिए 23 प्रश्न। 23 प्रश्न है कि भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ जो है ये बिहार के किस जिले में है, भगवान नरसिंह अवतार जो स्तंभ है ये बिहार के किस जिले में, पूर्णिया, सुपौल, भागलपुर और किशनगंज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल याद करिएगा, पूर्णिया जिला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ जो है ये पूर्णिया के
जो बिहार की जो पूर्णिया है इस जिले में है। और इस जिले में कौन से गांव है पूर्णिया जिले के? तो एक बनमनखी गांव है, बनमनखी। बनमनखी में एक सिकलीगढ़, बनमनखी में एक सिकलीगढ़ नाम का है, सिकलीगढ़ एक गांव है। यहीं पे जो है इनकी जो मूर्ति है उस मूर्ति को स्थापित किया गया है भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ को। इसके बाद देखिए 24 प्रश्न। 24 प्रश्न है कि बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था? सदा ए आम, नूरुल अनवर, साथी, कौमी तंजीम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, नूरुल अनवर। नूरुल अनवर जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में बिहार का जो पहला उर्दू समाचार पत्र था वह था नूरुल अनवर। इस चीज को भी याद करना होगा। और जो बिहार का पहला उर्दू दैनिक जो पत्र है वह आरा से 1876 में प्रकाशित हुआ था, पहला उर्दू दैनिक पत्र। ओके, आगे देखिए प्रश्न 25। 25 जो प्रश्न है कि बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर की दरभंगा। तो जो बिहार जन नाट्य संघ है ये पटना जिले में है। बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? तो वह पटना जिले में है। ओके, 26 प्रश्नों को देखिए। 26 प्रश्न है कि चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है? चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है? मुजफ्फरपुर, बक्सर, बोधगया की दरभंगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कौन से जिले में है? तो दरभंगा जिले में है। चंद्रभरी संग्रहालय जो है ये बिहार के कौन से जिले में है? तो ये दरभंगा जिले में है। आगे देखिए प्रश्न 27। 27 जो प्रश्न है कि 1931 में बनी फिल्म पुनर्मिलन का प्रोड्यूसर कौन था? 1931 में जो फिल्म बना था पुनर्मिलन, इसके प्रोड्यूसर का क्या नाम था? पीएन प्रसाद था, कि विश्वनाथ प्रसाद था, कि भूपेंद्र नारायण सिंह, की अशोक चंद्र जैन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, भूपेंद्र नारायण सिंह। भूपेंद्र नारायण सिंह 1931 में जो बनी फिल्म थी पुनर्मिलन, इसके प्रोड्यूसर माने जाते हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न 28। 28 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य जो है रामधारी सिंह दिनकर के नहीं है? मतलब कार्य मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रेणुका और रतिनाथ की चाची। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये जो रतिनाथ की चाची है ये नागार्जुन की रचना है। किसकी रचना है? तो नागार्जुन की रचना है। जब आप हिंदी साहित्य पढ़िएगा तो वहाँ पे ये रामधारी सिंह की रचना मिल जाएगा, और आपको जानकारी भी हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने कौन कौन सी जो है विद्या लिखी है, जैसे आत्मकथा हो गया, कहानी हुआ, इसके बाद उपन्यास हो गया, ये सब लिखे हैं। तो ये वहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा। खैर उसकी बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर होगा रतिनाथ की चाची। और परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और रेणुका जो हो जाएगा ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगा। 19 प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा उपयोग किया जाता है? पाली का, संस्कृत का, प्राकृत का, कि हिंदी का? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है, प्राकृत भाषा का उपयोग किया जाता है। अशोक के जो शिलालेख है उसमें प्राकृत भाषा में ये शिलालेख लिखे गए हैं। 30 प्रश्न देखिए। 30 प्रश्न जो है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसका क्या नाम है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक के शिलालेख। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, इंडिका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, इंडिका। क्योंकि अशोक के शिलालेख जो है ये पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में ये जो उल्लेख जो है शिलालेख से मिलता है। ओके, और ये जो इंडिका है ये मेघास्थनीज की रचना है। मेघास्थनीज की जो है ये इनकी क्या है, ये रचना मानी जाती है, इनकी ये पुस्तक है। तो साथियों आज की क्लास में हम लोग 30 प्रश्नों को लिए थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्लास, आज की क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, और क्लास की लिंक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।